दोस्तों हमारा 18 फरवरी को कक्षा 11वीं का व्यवसाय अध्ययन का बिजनेस स्टडीज का पेपर है। हम इसकी अभी लगातार तैयारी करेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एकदम सिलेक्टेड अति महत्वपूर्ण 2 अंकी वाले प्रश्न बताने वाला हूं। ओके, लगभग मैं आपको टॉप 50 क्वेश्चन बताऊंगा 2 नंबर वाले। ओके, और आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको वीडियो को देखते ही देखते तैयार हो जाएंगे, क्योंकि बहुत कुछ क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आसान है। कुछ 1-2 क्वेश्चन आपको जो डिफिकल्ट लगेंगे उन्हें आपको क्या है 1-2 बार पढ़ लेना है तो आपका तैयार हो जाएगा। ओके, एकदम जो क्वेश्चन बताऊंगा सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे, जिसको क्या है प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, उनकी भी हम क्या है बात करेंगे। तो एक सपने को टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को हम क्या है जिंदगी कहते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है आर्थिक क्रिया कैसे कहते हैं। देखिए इतना लॉन्ग थोड़ा दिया हुआ है तो आप इतना लॉन्ग नहीं लिखना है, केवल 1 से 2 लाइन लिखना है, केवल आपको इतना लिखना है। ओके, इतना ही है। अब क्या होता है आर्थिक क्रिया समझ लीजिए, समझ लेते हैं तो आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। देखिए मनुष्य द्वारा धन कमाने के उद्देश्य से जो भी काम किए जाते हैं, जो भी क्रिया की जाती हैं वो आर्थिक क्रिया कहलाती है। बिल्कुल सिंपल है, मनुष्य द्वारा पैसे और धन कमाने के उद्देश्य से जो भी काम किए जाए वो आर्थिक क्रिया कहलाती हैं। जैसे शिक्षक द्वारा शिक्षण का कार्य करना, चिकित्सक द्वारा रोगी को देखना, कर्मचारी द्वारा क्या कार्यालय में काम करना, ये सब क्या आर्थिक क्रियाएं के उदाहरण है। क्लियर है। नेक्स्ट अनार्थिक क्रियाएं, मतलब ऐसी क्रियाएं अनार्थिक यानी जिनका उद्देश्य अर्थ ना हो, अर्थ यानी पैसा ना हो। तो ऐसी क्रियाएं जिनका उद्देश्य क्या धन कमाना ना हो, ओके, वो आपकी क्या अनार्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे आपका प्रेम, स्नेह, रीति रिवाज, किसी से मित्रता करना, तो इसमें हमारा किसी से मित्र कर रहे हैं, जरूरी नहीं मुझसे क्या है धन के उद्देश्य कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या अनार्थिक क्रिया कहलाएंगे। सिंपल है। तो आर्थिक क्रिया क्या है, जो ऐसी क्रियाएं जो हम क्या धन कमाने के उद्देश्य करते हैं आर्थिक क्रिया कहलाती हैं, और ऐसी क्रियाएं और ऐसे काम जो हम जिन कामों में हमारा क्या उद्देश्य धन कमाना नहीं होता है अनार्थिक क्रिया कहलाती हैं। सिंपल है। अब ये मैंने बहुत ज्यादा डिटेल से थोड़ा आप पढ़ते ही आपको चीजें थोड़ा समझ में आ जाए इसलिए दिया है। लिखना पेपर में आपको 2 ही लाइन का है। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेशा से क्या तात्पर्य है, तो पेशेवर व्यक्ति से ऐसे व्यक्ति से होता है जो अपने ज्ञान कौशल और प्रशिक्षण के द्वारा समाज को अपनी सेवाएं देते हुए क्या है आय अर्जित करता है। पेशा यानी क्या होता है हमारा ज्ञान के माध्यम से, जैसे ये मेरा पेशा क्या है, मेरा पेशा है आपको पढ़ाना। ओके, मेरी टीचिंग, ओके, टीचिंग का काम कर रहा हूँ, तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ अपने ज्ञान और कौशल के माध्यम से आपको क्या है सुविधाएं प्रदान कर रहा हूँ। ओके, तो जैसे शिक्षा का वकील, इंजीनियर, ये सब क्या सब पेशा के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है। फिर उद्योग से क्या है, उद्योग क्या होता है। ओके, तो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट के लिए व्यक्ति द्वारा प्रदत्त कच्चे माल को भौतिक संसाधनों एवं उत्पादन के उपादानों में सहयोग अर्धन निर्मित अवस्था में परिवर्तित करना ही उद्योग कहलाता है। बस इतना आपको मेन आंसर रखना है कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो कच्चा माल होता है उसको क्या है, उसको मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए उसके अनुसार उसको क्या है तैयार करना है, उद्योग कहलाता है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है, स्पष्ट कीजिए। व्यवसाय क्या है, आर्थिक क्रिया है, तो स्पष्ट आपको करना है। तो व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य क्या है, मानवीय प्रयत्नों से लाभ कमाना होता है, अतः व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है। सिंपल है। व्यवसाय कोई व्यक्ति करता है, बिजनेस करता है, तो क्यों करेगा। ओके, बहुत हाई चांस होता है बिजनेस करने का कि उस पैसा कमाना। ओके, तो इसलिए तो इसका मेन उसका प्रयास क्या होता था व्यक्ति का धन कमाना, लाभ कमाना, इसलिए क्या है व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है। और साथ ही यदि क्या है व्यवसाय में उसे क्या हानि हो जाती है, लॉस हो जाता है, फिर भी जो आपका व्यवसाय है वो क्या है एक आपका आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। क्यों, क्योंकि उद्देश्य तो यहाँ क्या था, उद्देश्य मायने रखता है कि आपका उस काम के पीछे क्या उद्देश्य वो मायने रखता है। तो यहाँ जो व्यवसाय किया उसका उद्देश्य क्या था, धन कमाना था, इसलिए वो आर्थिक क्रिया कहलाएगी। भले ही आपको क्या है फिर वो बिजनेस में आपको लॉस हो गया है, फिर भी आपका जो बिजनेस है व्यवसाय है वो आपका आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। ओके, मैं आपको क्या है शॉर्ट में अपनी भाषा में समझाते जा रहा हूँ, बाकी के आपको पढ़ लीजिए, समझ लीजिएगा। पेपर में 2 नंबर वाले सब हम क्वेश्चन देख रहे हैं तो 2 लाइन में लिखना है। ओके, मैं थोड़ा समझाने की दृष्टि से कुछ आपको क्या है क्वेश्चन लॉन्ग में मिल सकते हैं। जैसे रोजगार से क्या है, तो दूसरों के लिए काम करना ही रोजगार है। आप दूसरों के लिए देख लीजिए, रोजगार का मतलब ही है आप दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। ओके, वो आपका रोजगार कहलाता है। तो जैसे इस कार्य के लिए वेतन, मजदूरी, बोनस, भत्ते, अन्य लाभ प्राप्त होते हैं। रोजगार स्थायी, अस्थायी और आकस्मिक हो सकता है। जैसे बहुत सारे जो जॉब होते हैं क्या है, जो गवर्नमेंट जॉब होती है स्थायी होती हैं, ओके, जो प्राइवेट जॉब करते हैं वो अस्थायी होती हैं। तो इस प्रकार से रोजगार की राशि का भुगतान मासिक, बच्चीय या साप्ताहिक, दैनिक भी हो सकता है। सिंपल आपका दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। आर्थिक क्रियाओं के कोई 2 उदाहरण लिखिए। आर्थिक क्रिया के उदाहरण क्या होते हैं कि जो ऐसी क्रिया जो अर्थ कमाने के उद्देश्य की आर्थिक क्रिया। अब जैसे एक श्रमिक द्वारा कारखाने में कोई कार्य कर रहा है, कोई मजदूर है वो कारखाने में काम कर रहा है, ओके, तो उसका उद्देश्य क्या है धन कमाना है। फिर एक डॉक्टर द्वारा क्या क्लिनिक में कार्य करना, अपने क्लिनिक में कार्य कर रहा है, तो भी उसमें आर्थिक क्रिया के अंदर रहता है क्योंकि पैसे से काम कर रहा है। नेक्स्ट व्यवसायिक जोखिम क्या होता है, तो व्यवसायिक जोखिम से आशा है व्यापार में किसी ऐसी अनसोची अप्रत्याशित घटना से होता है जिसके संबंध में व्यवसायी ने सोचा नहीं है। व्यवसाय में होने वाली इस प्रकार की घटना को परिणाम स्वरूप व्यापार में हानि या फिर व्यापार में लाभों में कमी हो जाती है। मतलब व्यवसाय में जोखिम का क्या मतलब होता है, जोखिम माने हमें घाटा लग जाना, कि हम अपना व्यवसाय कर रहे हैं,
और हमने सोचा नहीं कि ऐसा भी हो सकता है, किसी कारणवश हमारे क्या है व्यवसाय में क्या हो जाती है, कोई अचानक घटना घट जाती है जिससे जो हमने हमारा जो पूरा जो बिजनेस है उसमें क्या लॉस हो जाता है, हानि हो जाती है, ओके, या फिर जो हमारा लाभ हो रहा है वो कम हो जाता है। तो ये क्या है व्यवसायिक जोखिम है। अचानक से हमारे क्या व्यवसाय को क्या है धक्का लग गया, चोट लग जा रहा है, जोखिम हो जाती है, ओके। इस बार से जैसे व्यवसाय की परिभाषा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रीवियस में रह चुका है, याद रखिए। दो के अनुसार उन्होंने परिभाषा दी है, एक तो आपका LHN के अनुसार परिभाषा है और एक मैकडॉनल्ड के अनुसार परिभाषा है। तैयार कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल है। जैसे मैकडॉनल्ड के अनुसार परिभाषा क्या है, व्यवसाय का अर्थ आपसी लाभ के लिए वस्तुओं, द्रव्यों एवं सेवाओं का विनिमय से होता है। नेक्स्ट, कंपनी की निर्माण की प्रक्रिया के चरण लिखिए। तो कंपनी निर्माण की प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं, ये आपके चरण दिए हुए हैं। जैसे पहला प्रवर्तन, फिर समामेलन, पूंजी अभिदान, व्यवसाय का प्रारंभ, ओके। मैं थोड़ा फास्ट आपको बताता हूँ क्योंकि हमें क्या है सब क्वेश्चन कवर करना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहकारी समिति क्या है। सहकारी समिति की स्थापना के लिए कम से कम 10 सदस्य होने चाहिए। अधिकतम सदस्य संख्या की कोई प्रतिबंध नहीं है। सहकारी समिति के लिए व्यवसाय का होना आवश्यक नहीं है। सहकारी समिति का पंजीकरण अनिवार्य होता है। फिर निजी कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये तो मैंने डिटेल समझाने के लिए दी है। प्राइवेट कंपनी क्या है, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 1 के अनुसार निजी कंपनी से आशय एक ऐसी कंपनी से है जो अपने अंशों को हस्तांतरण अधिकार पर प्रतिबंध लगाती है और अपने अब जो सदस्यों की संख्या क्या है 50 तक सीमित रखती है, ओके। तो अपने हिसाब से और इसकी शॉर्ट लैंग्वेज में देख लीजिएगा निजी कंपनी की परिभाषा, ओके। फिर साझेदार किसे कहते हैं, साझेदार क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक किंतु अधिकतम 20 व्यक्ति किसी वैध व्यवसाय को लाभ के लिए चलाते हैं, एकत्र होते हैं, तो उसे साझेदारी व्यवसाय कहते हैं। यदि कोई एक व्यक्ति काम कर रहा है, ओके, अपना बिजनेस चला रहा है, तो वो साझेदारी व्यवसाय नहीं है। लेकिन जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर मान लीजिए क्या कोई बिजनेस है, और साझेदारी व्यवसाय कब होता है, अधिकतम तब होता है जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस में क्या है 10 व्यवसाय है, 10 लाख लगने हैं, लेकिन एक व्यक्ति के पास 10 लाख है नहीं है, तो क्या करें 4 लोग जुड़ जाएंगे, ओके, 5 लोग जुड़ जाएंगे, 2-2 लाख देंगे तो 10 लाख हो जाएगा। तो 5 लोग मिलकर है उस व्यवसाय को चलाएंगे, ओके। तो 5 ने मिलकर क्या है लाभ कमाने के लिए व्यवसाय चला रहा है, तो एक साझेदारी व्यवसाय है, क्योंकि उस व्यवसाय में अब कोई एक मालिक नहीं, 5 लोग मालिक है, इस टाइप से। तो किसी व्यक्ति के पास पूंजी होती है तो किसी व्यक्ति के पास योग्यता, अनुभव, कुशलता, प्रबंधन की क्षमता होती है। ऐसा भी हो सकता है कि 3-4 लोग 2 लोग के पास क्या है पैसा है, लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं है, लेकिन बाकी 2-3 लोग हैं उनके पास उनके ज्ञान है लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, तो भी मिल जाते, ओके। वो कहेगा मैं अपना ज्ञान दूंगा, तुम अपना पैसा देना और हम बिजनेस चलाएंगे, इस टाइप से। तो फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भूमंडलीकरण उद्यम किसे कहते हैं। तो वे संगठन जिनकी औद्योगिक एवं विपणन क्रियाएं अनेक देशों में फैली होती हैं भूमंडलीकरण कहलाते हैं। मतलब ऐसे व्यवसाय जो एक देश में नहीं कई देशों में चलते हैं, वो आपका क्या है भूमंडलीकरण उद्यम है। फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों ही से अस्तित्व होते हैं। बस इतना बस आप आंसर तैयार कर ले तो आपका काम हो जाए। मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र क्या है मिलकर काम कर रहे हैं, वो आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएगा, ओके। लेकिन मैं समझाने की दृष्टि से कोई क्वेश्चन दिया है, लेकिन आपको क्या 2 से 3 लाइन मैंने आपको तैयार रखनी है। विभागीय संगठन के 2 लाभ तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विभागीय संगठन के 2 लाभ क्या है, विभागीय उपक्रमों के संचालन में सरकार की आय में वृद्धि। दूसरा है विभागीय उपक्रमों के द्वारा राष्ट्रीय महत्व के उद्योगों का संचालन किया जाता है। फिर विभागीय उपक्रम के आशय पूछे जा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट एक बार पढ़ लेना है। फिर ई बैंकिंग यानी होता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, यानी आपने देखा होगा कि अब क्या होता है हमारा ई बैंकिंग यानी इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग भी कहते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से यह बैंकिंग का नवीकरण है। ई बैंकिंग एक प्रकार की सेवा है जो किसी उपयोगकर्ता का संबंध में एक कंप्यूटर के माध्यम से बैंक वेबसाइट स्थापित करती है तथा उपयोगकर्ता को बैंक द्वारा दी गई सेवा का उपयोग करते हैं। अब तो आप सबको जानते हैं फोन पे गूगल पे ये सब चला लेते हैं, तो ये सब का ई बैंकिंग के रूप में हम काम करें, भीम जैसे चलाते हैं, ये सब ई बैंकिंग। हम क्या है साथ ही आपकी हर जो बैंक उसकी अपनी वेबसाइट होती है, वहां से जाकर हम क्या पैसों का ट्रांसफर कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, पैसों का ऑनलाइन सब कर सकते हैं, ओके। हमें क्या है कभी भी अब आप क्या है कोई बहुत कम ही कोई बैंक जाता होगा, अब क्या है जो जिन्हें नॉलेज नहीं है मोबाइल नहीं वो बैंक जाते हैं, नहीं तो आज जिनके पास मोबाइल है आपके हर बार आपको पैसे निकालने तो आप बैंक नहीं जाते होंगे, ट्रांसफर लोगों को कर देते होंगे इस बार से। तो ये आपका ई बैंकिंग है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वाणिज्य बैंक का अर्थ लिखिए। तो बैंक वह कोई भी संस्था है जो मुद्रा का लेन देन को सरल बनाती है। वाणिज्य बैंक उन बैंकों कहते हैं जो धन जमा करने, व्यवसाय के लिए ऋण देने जैसी सेवाएं प्रदान करती हैं। वाणिज्य बैंक कौन से बैंक हैं जिनका काम क्या है लोगों को क्या है धन देना, ओके, लोन देना उनको, और उनके व्यवसाय में क्या है उनको लोन देना और साथ ही क्या है पैसों का विनिमय करना, ओके, मतलब आपकी जमा पूंजी को रखना, साथ ही आपको पैसे देना, ये सब क्या है वाणिज्य बैंक की कार, ओके। तो यही मतलब वाणिज्य बैंक है। नेक्स्ट है डायरेक्ट टू होम, DTH की सेवा का अर्थ लिखिए। तो घर पहुंचा सेवा यानी डायरेक्ट टू होम यानी घर पहुंच सेवा, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट या डायरेक्ट टू होम। उपग्रह से सीधे टीवी प्रसारण की एक सुविधा है। ये कौन सी सुविधा है कि सीधे उपग्रह से आपको क्या है सीधे टीवी प्रसारण मिलता है। इस प्रसारण में उपभोक्ता को अपने घर में
डिस्क लगानी होती है, इसे प्रसारण में केवल टीवी ऑपरेटर की भूमिका खत्म हो जाती है और प्रसारण सीधे उपयोगकर्ता के सेवा प्रदान करता है। सिंपल है, जो अभी आपने देखा होगा गांव में भी अभी भी आपको मिलता है कि जो छतरी लगाए रहते हैं, छतरी लगाए थे डीटीएच की वगैरह छतरी लगाए रहते हैं, उससे वो टीवी में कुछ सीरियल आते हैं तो देखते हैं। तो इस प्रकार से तो जो वहाँ छतरी से कैसे करते हैं, तो छतरी से जो सिग्नल मिलते हैं उपग्रह से सिग्नल आते हैं, उनको खींचती है छतरी और हमारी टीवी में चलते हैं। फिर ई कॉमर्स की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, 2 परिभाषा दी है, तैयार कर लीजिएगा। वेबसाइट से क्या ऐसा होता है, तो वेबसाइट क्या है, वेब से आ रहा है, विश्वव्यापी वेब है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं वर्ल्ड वाइड वेब में फर्म की स्थिति वेबसाइट को कहते हैं। बाकी आपका दिया हुआ वेबसाइट में हम क्या है अपने कार्यों को ऑनलाइन कर सकते हैं। ओके, साथ ही ऑनलाइन दृश्य स्वरूप हमें देखने को मिल जाता है चीजें। फिर नेक्स्ट हमारा C2C क्या है, C2C यानी उपभोक्ता से उपभोक्ता। मैंने आपको याद करना कस्टमर टू कस्टमर यानी उपभोक्ता से उपभोक्ता के मध्य होने वाला जो व्यवसाय होता है उसे हम क्या C2C कहते हैं। जैसे B2G यानी बिजनेस टू गवर्नमेंट, बी यानी बिजनेस, बिजनेस टू गवर्नमेंट यानी क्या, इसका क्या मतलब होता है आपका कि एक बिजनेस मॉडल है जो सरकारों या सरकारी एजेंसियों को उत्पादन सेवा सूचना को आगे बढ़ाने वाले व्यवसाय को संदर्भित करता है। फिर हैकिंग सुरक्षा क्या है, इंपॉर्टेंट पढ़ लीजिएगा। इसका अर्थ होता है वेबसाइट में अनाधिकृत प्रवेश। व्यवसाय हैकिंग मतलब समझ गई है कि क्या है, किसी जबरदस्ती क्या है किसी की चीजों में आपका एंटर करना। ओके, यानी वेबसाइट है तो उनमें क्या है अनाधिकृत प्रवेश से यानी हैक कर लेना। ओके, हैकर वेबसाइट के आंकड़े नष्ट कर देता है जिससे वेबसाइट का मालिक को काफी नुकसान होता है। इससे वेबसाइट के मध्य होने वाले व्यवसायिक लेनदेन में भी क्या है बाधा पहुंचती है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायी क्या है, तो व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायी दिए हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका। फिर पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ बताइए, प्रदूषण से संबंधित क्वेश्चन जरूर आपका आता है क्योंकि ये भी टॉपिक आपका। प्रदूषण क्या होता है, जब प्रदूषक तत्व हवा जल धरातल में समाहित होकर उनकी जो मूल गुणवत्ता होते हैं उसे प्रभावित करते हैं तो उसे हम क्या पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। फिर व्यवसाय की नैतिकता से क्या आशा है, इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा तैयार कर लीजिएगा। ओके, व्यवसाय के क्षेत्र में अपनाए जाने वाले आदर्शों को व्यवसाय की नैतिकता कहते हैं। मैंने आपको ज्यादा याद नहीं होता तो एक एक दो लाइन तो आपको पढ़ के रखना है। और उच्च स्तरीय प्रबंध की प्रतिबद्धता से क्या है, तो ये आपका ये दिया हुआ है, तो इसे भी आप देख लीजिएगा। आगे नेक्स्ट है जल प्रदूषण के 2 कारण लिखिए। जल प्रदूषण हो रहा है तो क्या क्या कारण है, सिंपल है, आप जानते होंगे। पहले क्या है, समूह को नदियों तथा अन्य प्रवाहित होने से जल बहाने से क्या जल प्रदूषण होता है। साथ ही जो कूड़ा करकट अपशिष्ट पदार्थ जल स्रोत में नहाना, जल कीड़ा कपड़े धोना आदि से भी क्या जल प्रदूषण होता है। जैसे जल प्रदूषण नियंत्रण आवश्यक है, क्यों, हमें क्या है प्रदूषण को नियंत्रण करना चाहिए, तो क्यों आवश्यक है, तो भविष्य के लिए, दूसरा है पर्यटन वृद्धि के लिए, फिर तीसरा है आपका हो जाएगा सौंदर्य के लिए और आपका हो जाता है और स्वास्थ्य जीवन के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए। ओके, तो भविष्य के लिए किस प्रकार से, अगर हम क्या चीज़ों को सुरक्षित रखेंगे, साफ रखेंगे तो आने वाली पीढ़ी को उसका फायदा मिलेगा। पर्यटन वृद्धि होगी यानी हम क्या है जब किसी चीज़ की साफ रखेंगे, ओके, तो वहाँ से हमें क्या है वहाँ पर्यटन विकसित होगा। उस एरिया में क्या है, अगर मान लीजिए किसी एरिया में कचरा डाला उसे साफ करके उसे बाग बना दिया जाए, ओके, स्मारक बना दी जाए, पर्यटन वाले आएंगे, ओके, सिर्फ विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी, स्वस्थ जीवन होगा। अब प्रदूषण नहीं होगा तो क्या है, प्रदूषण से तो बीमारियां फैलती हैं, जब प्रदूषण नहीं होगा तो बीमारियां नहीं होगी यानी क्या है स्वस्थ जीवन होगा और सौंदर्य वृद्धि होगी। जब साफ सफाई होती है तो पता है हमें क्या सुंदरता बढ़ती है हमारे चारों ओर। तो इस बार से नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई, तैयार कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम कहते हैं नबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई, याद करके एकदम रखना है। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय लघु व्यवसाय विकास केंद्र क्या है, उद्यमिता की विशेषता लिखी, इंपॉर्टेंट है। तो पहला है जोखिम लेने की क्षमता। उद्यमिता वही बन सकता है यानी बिजनेस करने वाला व्यक्ति बिजनेस वही कर सकता है जिसमें जोखिम लेने की क्षमता हो, रिस्क ले सकता है। ओके, तो रिस्क जितना बड़ा रिस्क लेता है उतना बड़ा कैसे प्रॉफिट होता है। ओके, इसके साथ ही उसमें क्या रचनात्मक क्रिया होनी चाहिए। ओके, अवसरों को खोजना, ओके, और उसके ऊपर चिंतन करना, ये सब उसके अंदर गुण होने चाहिए। कुटीर उद्योग क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो कुटीर उद्योग क्या होते हैं, सहायक रूप से उन उद्योगों कहते हैं जिनमें उत्पादन एवं सेवाओं का सृजन करने अपने घर में ही किया जाता है, ना किसी कारखाने में। मतलब जो भी हम सामान बनाते हैं अपने घर में ही, जो 3-4 लोग अपने परिवार के लोग होते हैं उन्हीं वही सामान बनाते हैं और बाजार में बेचते हैं। इसमें कोई जो सामान उद्योगों वगैरह में नहीं बनाया जाता है, ना ही ये काम बड़े रूप में किया जाता है। बस घर के 4-5 लोग होते हैं उन्हीं के माध्यम से एक पूरा उद्योग चलता है। ओके, वही कुटीर उद्योग कहलाता है। कुटीर उद्योग की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो इसमें क्या सरल औजार होते हैं, पूंजी में का छोटा कार होता है, मतलब कम खर्चों में इसका क्या है यूज मतलब चलाई जाता है उद्योग। इसके साथ इसका जो संगठन होता है व्यक्तियों द्वारा निजी संसाधनों में ही किया जाता है। सरल वस्तुओं का उत्पादन साधारणतः से अपने परिसर में किया जाता है। ये सब क्या है उसकी कुटीर उद्योग की विशेषताएं हैं। फिर हमारा थोक व्यापार क्या होता है, तो थोक व्यापार आप जानते होंगे, थोक व्यापार ऐसे व्यापारी है जो निर्माता या उत्पादकों
से भारी मात्रा में माल क्रय करके उसे आवश्यकता अनुसार थोड़ी थोड़ी मात्रा में फुटकर व्यापारी को बेचता है। थोक में आपने देखा होगा, जैसे अब जो आप नॉर्मल अपने चारों दुकानें, कुरकुरे की दुकानें मान लीजिए, आपके हर जगह कुरकुरे मिलते हैं, लेकिन वो कहाँ से खरीदते हैं, वो भी क्या है, कुछ जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं वहाँ से वो लेते हैं थोक में। तो अब जो बड़ी बड़ी गाड़ियों ने क्या है, इतने सारे कुरकुरे के पैकेट दे रहे हैं, ओके, तो वो क्या है, थोक व्यापारी हैं। फिर वो थोक व्यापारी हैं, ओके, फिर इनको सब दे देते हैं, ये क्या हम लोग को फुटकर में बेचते हैं इस टाइप से, ओके। फिर थोक व्यापारी कौन होते हैं, तो सिंपल आपका दिया हुआ है, थोक व्यापारी से आशा है जो उत्पादन की बड़ी मात्रा में माल क्रय खरीदता है, मतलब जो कंपनी से सीधे माल बहुत ज्यादा मात्रा में खरीदता है और फिर उसे फुटकर में देता रहता है, वही आपका क्या थोक व्यापारी है। सस्ते जैक कौन है, इंपॉर्टेंट है। तो सस्ते जैक का मतलब होता है कि निम्न गुणवत्ता वाले सामान के विक्रेता को सस्ते जैक के नाम से जाना जाता है, संदर्भित किया जाता है, ओके। ये एक यात्रा विक्रेता होता है, ओके। फिर सुपरमार्केट के 2 लाभ होते हैं, लिख रही है जो आपके, मतलब ये ऐसे क्वेश्चन हैं, रटना नहीं है ना, इनको बस पढ़ते ही आपको चीजें समझ में आ जाएंगे और जानते होंगे, आप देखते होंगे अपने चारों ओर, ओके। तो ऐसे ये टॉपिक हैं, इसलिए मैंने कहा कुछ टॉपिक ऐसे ही आप पढ़ते ही आपको चीज समझ में आ जाएंगे, कुछ बस डिफिकल्ट होगा तो आपको 1-2 बार पढ़ लेना, ओके। तो हमें सुपरमार्केट के क्या क्या फायदे होते हैं, तो वो आपको दिया हुआ है, तो इसे भी आपको तैयार कर लेना है। विदेशी व्यापार की परिभाषा पूछी जा रही है, ओके। तो क्या अंतरराष्ट्रीय व्यापार, राष्ट्रों के बीच होने वाला व्यापार हमारा क्या कहलाता है, आपका विदेशी व्यापार कहलाता है। ये किसके अनुसार है, एनातोल मुराद के अनुसार ये परिभाषा दी हुई है, ओके। फिर आधे से आपका इंड से आप क्या समझते हैं, तो ये आपका दिया हुआ है, तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कप्तान की रसीद किसे कहते हैं, तो जहाज पर जब माल लाद दिया जाता है तो जहाज का कप्तान माल लद जाने के परिणाम स्वरूप एक रसीद देता है, इस रसीद को हम क्या कप्तान की रसीद कहते हैं। सिंपल है, जहाज में जब माल लद जाए तो फिर हमने माल दे दिया आपको, इसके प्रूफ तो होना चाहिए। तो जहाज का जो कप्तान होता है, माल लद जाने के बाद हमें क्या एक रसीद देता है कि हाँ आपने क्या सामान दिया हमें, तो वही रसीद को क्या कप्तान की रसीद कहते हैं, बिल्कुल सिंपल, ओके। विदेशी व्यापार से 2 लाभ लिखना है, तो कौन कौन से लाभ होते हैं विदेशी व्यापार से, पहले क्या विशेषीकरण है, दूसरा श्रम का विभाजन हो जाता है, उत्पादन प्रणाली में सुधार होता है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, जीवन स्तर सुधारता है। पहले तो आपको हेडिंग याद करनी है, जब हेडिंग याद होगी तो उसके बारे में पढ़ लीजिएगा तो आपको तैयार हो जाएगा। तो इस बार से मैंने आपको संपूर्ण 2 अंकी वाले क्वेश्चन बता दिए हैं, जितने क्वेश्चन बताते हैं तैयार करके रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। नहीं से आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन रहने वाले हैं, आगे वीडियो में 3 अंकी और 4 अंकी वस्तुनिष्ठ आपके कवर करा दूंगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो पसंद है लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आप दोस्तों बिजनेस स्टडीज के स्टूडेंट क्या बहुत कम संख्या होती है, तो आपको कहीं वीडियो नहीं मिलेगी, लेकिन मैं आपको मेहनत कर रहा हूं ताकि आप भी क्या अपने सब्जेक्ट में अच्छे स्कोर कर सके, तो अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। साथ ही दोस्तों कोई डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।